नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे राजनीतिक मूल्यों के ह्रास पर। 2 दिन पहले हम लोगों ने इस पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था और आगे की जो बातें रह गई थी उसको आज शुरू करेंगे। और इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संविधान विशेषज्ञ अक्षय कुमार जी, जो वामपंथ विचार से भी प्रेरित हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ज़मीन पर काम भी किए हैं। कई पुस्तकों का लेखन भी इन्होंने किया है। इनका परिचय देने का मतलब है सूर्य को दीपक दिखाना। तो हम मुद्दे पर आते हैं। राजनीतिक मूल्यों के जो ह्रास हुए हैं उस पर आगे चर्चा करने के लिए सर आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको भी इस जो श्रृंखला आपने शुरू किया है उसको जारी रखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि आज़ादी के समय दलों की संख्या कम थी, आज बहुतायत हो गई है। उस समय के नेता कैसे थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की स्थिति और आज के वर्तमान जनप्रतिनिधियों की स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या रही है, उस पर हमने चर्चा किया था। हम लोगों ने चर्चा किया कि आज कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आम लोगों के साथ किस तरह से मिलते जुलते हैं, उस समय के जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति रही थी। सर, राजनीति में कुछ साल पहले तक प्रतिनिधि या राजनीतिक दल के जो बड़े पुरोधा हुआ करते थे उनसे बातें होती थी कि राजनीति में इक्का दुक्का जब अपराधी आते थे तो होता था कि कहीं अपराधियों का राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण न हो जाए। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक मूल्यों का जो गिरावट हुई है उसमें अपराधियों के आने के दरवाजे चारों तरफ से खुल गया है। चारों दिशा से उसके आने के खुल गए हैं। अपराध करता है वो राजनीति में जुड़ता है और उसका चारों तरफ से बचाव की व्यवस्था बना दी जाती है। इससे आम लोगों का लोकतंत्र से भरोसा बना रहे ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है? ये पहली जो श्रृंखला जब आप शुरू किए थे कि लोकतंत्र की राजनीति में ह्रास की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें हम लोग बातचीत जब करते करते इन सब चीज़ों पर हल्की चर्चा इसके पूर्व में भी हुई थी। जब हम सामाजिक समरसता की जब बात कर रहे थे तब उसमें भी आया, ये चीज़ें जब आई थी कि इसमें राजनीति की भूमिका क्या है सामाजिक समरसता में, तब भी हल्की चर्चा हम लोगों ने ये की थी कि अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण। पहले अपराधी का उपयोग हम लोग बूथ कैप्चरिंग वगैरह में वो राजनीतिक दल करना शुरू किए थे। जब अपराधियों को ये लगा कि हमारे ही सब कुछ, हमारा जो प्रभाव है, हमारी जो ताकत है, शक्ति है, इसके आधार पर इनकी जीत होती है, तो वो उस तरह के तत्व राजनीति में आने लगे और उनके लिए जगह भी का क्रिएट भी किया गया, माने अवसर उनके लिए गढ़ा गया राजनीतिक दलों के अंदर। और अब जब बात आप कर रहे हैं या हम लोग बातचीत जब कर रहे हैं तब अब उनके लिए अवसर नहीं गढ़ा जा रहा है, उनकी तो भूमिका निर्णायक हो गई है। क्योंकि राजनीतिक दलों को अब जिताऊ उम्मीदवार चाहिए और जिताऊ उम्मीदवार के लिए गैर राजनीतिक और राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उसकी महत्ता बढ़ गई है राजनीति में। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, ये सब नारे रह गए। हम जब आप ये कर रहे हैं तब हमको लगता है कि इसको जब देखेंगे
तो पहली कड़ी में हम आपको कह रहे थे कि वो हम लोग जब प्रॉक्सी अटेंडेंस और प्रॉक्सी टीचर्स की जब बात कर रहे थे, आपके जाने के बाद हमारे साथी कुछ आपके ये देखे थे और उनका जब कमेंट था, हम जब उन बैठे हम लोग और वो उनका जब कमेंट सुने, तब हमको लगा कि अच्छा ये अब प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की चर्चा हम उस दिन किए थे। अब जो वो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है कि जब बातें शुरू हो गई, वह अचानक तो हुआ नहीं किसी के द्वारा। आपकी जो चिंता है राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, इसमें इस प्रक्रिया जो शुरू हुई थी और इनका जब राजनीतिक दलों के अंदर, राजनीतिक दल जब हम कहते हैं तो संसदीय राजनीति उसका मतलब है, जो संसदीय राजनीति में भरोसा और विश्वास करते हैं संसदीय व्यवस्था में, और उसकी जो राजनीति करते हैं उसमें इस तरह के असामाजिक अमानवीय तत्वों की भूमिका निर्णायक हो गई है, उनका वर्चस्व कायम हो गया है। और इसको जब हम लोग देखते हैं तब वही प्रॉक्सी पॉलिटिक्स, प्रॉक्सी जो पॉलिटिक्स है उसकी चीज़ें, प्रतिपत्र, अब वह प्रतिनिधित्व करने लगे। फिर उनको क्या हुआ कि वह जब स्थितियां बन गई राजनीति में, संसदीय राजनीति में, तब वह प्रतिनिधि होने लगे। तब जितने भी अपराधी हैं वो अपने जाति संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में उनकी पहचान होने लगी। अब आप देखिएगा कि आप जो राजनीतिक ह्रास की जब बात कर रहे हैं, तब एक तरफ जो सत्ता, जो चूँकि सत्ता में आ गए और सत्ता में बने रहने या उसको काबिज करने की जो भूमिका का जो काम है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। व्यवस्था है लोकतांत्रिक, संकल्प है संवैधानिक, लेकिन उस जो संवैधानिक संकल्पों के लिए जो संसदीय राजनीति होनी चाहिए थी, उस राजनीति के तहत ये सब चीज़ें हो रही है, हुई, शुरू हो गई। और इसको शुरू होने के कारण उस राजनीति में प्रॉक्सी की पॉलिटिक्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रतिनिधित्व की। प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया एकाएक भी नहीं और किसी के द्वारा। प्रतिनिधित्व में हम जब कहते हैं कि जो अपराधी हैं वो प्रतिनिधि होने लगे, उसके पहले आप देखेंगे कि जो और प्रतिनिधि आरक्षण के नाम पर जो प्रतिनिधित्व जब मिल रहा था, कि जो उपेक्षित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं समाज के, उनकी राजनीतिक भागीदारी हो। जैसे आज जाति जनगणना और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात फिर से जब उठी है, तो प्रारंभिक काल में जिसकी आप कल्पना जब बात कर रहे थे कि पहले क्या था, किस तरह के लोग राजनीति में आते थे, उसी राजनीति में के तहत वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी की बातें शुरू हुई। और उस वहीं से वह प्रक्रियाएं चलते चलते, चूँकि वह रचनात्मक रूप नहीं दिया गया उसको, वह केवल और केवल जातियों और संप्रदायों के प्रतिनिधि बन गए। तो जनता से विश्वास, हम पहले चरण में भी कहते कि जब आप जनता के बीच में काम नहीं करेंगे तो विश्वसनीयता का जो संकट अभी राजनीति में पैदा हुआ, तो उन जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे उनके सामने वो संकट पैदा हुआ, विश्वसनीयता का। जनता भरोसा विश्वास नहीं करने लगी। उसी क्षण आप देखिएगा कि बूथ कैप्चरिंग के सवाल पर या मतदाताओं को लुभाने और आकर्षित करने के नाम पर अपराधियों के आपराधिक जो आचरण और चरित्र हैं, उसके जो कुकृत्य हैं क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपराधियों के, उसको प्रोत्साहित किया गया राजनीतिक तौर पर। और इसके कारण उनकी भूमिका, तो जो प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व के जो मायने थे, उसमें प्रॉक्सिज्म की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। और हम आज भी नहीं नाम लेते हैं, ये चर्चा किसी भी मीडिया के स्तर पर अभी भी जो चुनावी राजनीति है, संसदीय राजनीति का जो अब पर्याय बन गया है, वह चुनाव
संसदीय राजनीति का पर्याय नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता हूँ। चुनाव एक संसदीय राजनीति का छोटा हिस्सा, संसदीय राजनीति के बहुत सारे काम और दायित्व जो है उसमें एक पहलू है, बहुत छोटा पहलू है, लेकिन वही आज पर्याय बन गया संसदीय राजनीति का। अब हम चुनाव ही लोकतंत्र, अब उससे भी आगे बढ़ गए कि चुनाव को ही लोकतंत्र पूछते हैं लोग, जबकि लोकतंत्र केवल और केवल चुनाव नहीं है। जब संसदीय राजनीति ही उसका छोटा हिस्सा, जब उसका एक अंश है लोकतंत्र का और उसका छोटा हिस्सा चुनाव, और तब इस चुनावी प्रक्रिया में यह जो प्रतिनिधित्व के जो स्तर पर प्रॉक्सिज्म शुरू होता है, आप यहाँ देखिएगा कि स्यूडो पॉलिटिक्स एक शब्द और हमको, जब चले गए उस दिन जब बात हो रही थी तो एक और शब्द हमको आया कि दिखावटी, उस दिन नकल की राजनीति, नकली राजनीति और यह दिखाऊ राजनीति। ये जो अपराधी हैं, करण जब शुरू हुआ तब दिखाऊ की राजनीति, बनावटी प्रक्रियाएं राजनीति में, तो राजनीति के अंदर बनावटी प्रक्रियाएं शुरू हो गई, और जब बनावटी शुरू हो गई तो वो स्थापित होने लगा लोगों को दिखाने के लिए, विश्वास में लाने के लिए। तरह तरह के कथा कहानियाँ वो गढ़ कर के और उसके गांव के अंदर जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोग चर्चा शुरू करते गए और पूरी प्रक्रियाएं एकांगी होती चली गई। क्योंकि जब मैं जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन भी नया बिहार बनाना, नया भारत बनाने की बात और राजनीति हम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की राजनीति में जो आप सबकी चिंता है कि यह ह्रास की जो प्रक्रियाएं कब से, क्यों, कैसे शुरू हो गई, ये चर्चा वो जो संसदीय राजनीति में काम करती हैं पार्टियां, उनके एजेंडा में नहीं है। और इसलिए हम कहते कि अब इस बात को अंतिम जो जिनकी चिंता के आधार पर, जिनके रचनात्मक कामों के आधार पर लोकतंत्र की अवधारणा बनी और उस अवधारणा के आलोक में संसदीय राजनीति जो शुरू हुई, जो हमको अधिकार देता है चुनाव का और हमारी भागीदारी सुनिश्चित करता है संवैधानिक संकल्पों के आलोक में, तब वो चिंता नहीं करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप हमसे सवाल पूछते हैं, और इस सवाल में जब प्रॉक्सिज्म शुरू हुआ तो हमको और चीज़ें और स्पष्ट हुई कि अब तो अपराधीकरण नहीं, आपसे हमारा सवाल है कि आप अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं तो अब तो प्रॉक्सी जो है सो संत साधु भी हो गए। अभी जो हादसा हुआ उसमें आप देखिएगा कि उस पूरे हादसे में जो प्रयागराज का जो महा हादसा है, उस प्रयागराज में हम एक फेसबुक पर हमने 2 ये बहुत छोटी छोटी टिप्पणी हमने उस पर दिया है। उसको आप देखिएगा कि राजनीति का अराजनीतिकरण इस हद तक हुआ है कि उस सवाल को किस तरह से लोग देख रहे हैं और किस घेरे में देख रहे हैं। जिस दिन घटना घटती है उस दिन वहाँ 13 जो साधु संत के जो स्थापित और अधिकृत जो अखाड़े हैं, उन अखाड़े के साधु संतों के द्वारा जब यह निर्णय लिया जाता है कि हम स्नान नहीं करेंगे आज, पहली जो घटना और निर्णय घटना के बाद, अब तुरंत बात देखिएगा कि जो सरकारी सन्यासी हैं, साधु जी हैं, जो गुरु जी, उनके नेतृत्व में स्नान बात शुरू हो जाती है कार्य। और तब फिर आपके जो मीडिया तंत्र के जो साथी हैं, उनको देखते हैं हम हरकत की पूरी जो असामान्य स्थिति है उसके सामान्यीकरण के लिए वो उनसे फिर अखाड़ा के लोगों से बात करते हैं। लेकिन तब भी हम उनका सम्मान करते हैं कि वह कहते हैं कि बदली हुई जो स्थिति है इसमें अभी हम लोग कब करेंगे, ये 2 चीज़ें हम निर्णय नहीं लिए हैं। इसलिए जो हमारे जो परंपरागत संस्कार और मूल्य मान्यताएं हैं आध्यात्मिक भी, उसके अंदर एक समानांतर प्रक्रिया शुरू करने की भी राजनीति शुरू हो गई, जिसको हम वहाँ देखते हैं। तो जो प्रॉक्सिज्म है
वह प्रॉक्सिज्म जीवन के हर एक आपके क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। और वहाँ एक तो और अब चीज़ें देख रहे हैं कि से जो हमारे इस प्रॉक्सिज्म में शंकराचार्य, पहले भी कई अवसरों पर शंकराचार्य और जो ये सरकारी सन्यासियों का जो समूह खड़ा हुआ है, इनके बीच के में उनकी जो मान्यताएं हैं उस पर द्वंद्व के कई एक पर एक नए एक उदाहरण और दृष्टांत हम लोगों को देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन वह सवाल न मीडिया के स्तर पर, न राजनीतिक दलों के स्तर पर, न बुद्धिजीवियों के स्तर पर, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर कहीं नहीं कि वह कारण इसीलिए अपराधियों के राजनीतिकरण का मामला हो, बुद्धिजीवियों के प्रॉक्सिज्म, बुद्धिजीवी जमात के अंदर जो प्रॉक्सिज्म की स्थिति पैदा हुई है, अब साधु सन्यासियों के बीच में प्रॉक्सी ग्रुप्स खड़े हो गए। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सवालों की अगर हम चिंता नहीं करेंगे, इनके स्वरूप को जनता के सामने नहीं लाएंगे और हम राजनीति में ह्रास की बात करेंगे, हमको नहीं लगता है कि यह बात कितना हम प्रभावकारी हो पाएगा, कितने लोगों तक जा पाएगा। यह आज का लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का यह मूलभूत अभी मुद्दा हो गया है कि राजनीति, खासकर लोकतंत्र की राजनीति, जिसके जो संवैधानिक संकल्प हैं समतामूलक समाज का निर्माण, उसमें उसके अंदर से जो स्यूडो पॉलिटिक्स है, दिखावी जो राजनीति है, छद्म राजनीति, राजनीतिकर्मी जो आए हैं, जब हम पहले आपको एक आध बार पूछें कि अभी पूछिए लोगों से कि इनकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या क्या करते हैं, छात्रों के सवाल को लेकर, नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेकर नारे नहीं, वह दैनिक जीवन में उनके जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर उनके पास क्या कोई योजना है, कभी कोई काम करने का इतिहास है। इस तरह की बातें तभी शुरू होगी जब आप ये सारे संदर्भ को प्रॉक्सिज्म के, चूँकि प्रॉक्सिज्म खत्म नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल के, बुद्धिजीवियों के बीच का प्रॉक्सिज्म, राजनीतिज्ञों के बीच का प्रॉक्सिज्म, तब तक ये जो राजनीतिक ह्रास के लिए जो दिखावे पूर्ण जो बातें हो रही हैं, अब यही आज नतीजा है ना कि से अब रेवड़ी वितरण खुलेआम बेशर्मी के साथ, वो पूछता है कि हम मालिक, जो चुनाव जीत जाता है जनप्रतिनिधि, हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा ये जो जनप्रतिनिधि का जो कोटा उटा आता है, तो ये सारे लोग अपना खेत, अपने बाबूजी के या अपने घर का जो साधन है उसको बेच करके जनता में लगाते हैं। किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये क्या सौगात देता है? कौन है ये? वो किसके धन को बांटता है ये? चाहे वह जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में वो करता हो या प्रधानमंत्री करते हो। और ये सवाल नहीं करने के कारण रेवड़ी, ये सब बेशर्मी का हद हो गया कि हम यह काम नहीं कर पाए कि लोगों को 2 जून की जो रोटी है उसको भी 75 और 76 वर्षों में हम सुनिश्चित नहीं कर सके, लेकिन हम उसको जो उसकी जो गरीबी है, उसकी जो भूखमरी है, उसके एवज में जो हम कुछ 5 किलो, 3 किलो, 8 किलो, 10 किलो जब देते हैं, तब हम उसको अपने काम की उपलब्धि गिनाते हैं। वह उपलब्धि इसीलिए गिनाया जा रहा है कि हम उन बेशर्मियों से हम अपना हिसाब नहीं ले रहे हैं, हम उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि वह इस काम, इसीलिए वह उस काम को रोकने के लिए, इस काम को सामाजिक जो संवाद है, बातचीत है, उसका मुद्दा बने, विषय बने, प्रसंग बने, उसके लिए पॉलिटिक्स के में प्रॉक्सिज्म, स्यूडो जो पॉलिटिक्स है, उसके जो पूरे शिक्षा शास्त्र हैं, उसकी जो पूरी जो पद्धति है और उसके जो कार्यक्रम है, उसका हमको खुलासा जब तक नहीं करेंगे, और उसके खुलासा के लिए हम आपको और बताएंगे कि उसकी अनदेखी के कारण जो लोग कुछ करता भी है वह कैसे पीछे हट जाता है और वो बातें रुक जा रही हैं। और रुक जाने के कारण जो बातें रुकी हैं, अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे कि जनपक्षी लोकतंत्र के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, वह लोग आते हैं राजनीति में, कई सारे लोग आते रहे हैं,
लेकिन राजनीति में आते हैं जनता के सवालों को लेकर के, उनके जीवन के मसलों को लेकर। लेकिन एक व्यवस्था के द्वारा जो इस तरह का कुचक्र जो व्यवस्थित किया गया है राजनीतिक दुनिया में, उसके प्रभाव से वो दब करके उससे फिर समझौता कर ले रहे हैं। इस मसले को पहले उजागर करना है, इसका भंडाफोड़ करना और लोगों की बातचीत का मुद्दा बनाना, हम जब तक नहीं यह होगा तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। यही नहीं, और स्थिति इससे और भयावह हो सकती है। सर, राजनीतिक दलों का अपराधियों का टिकट देना, ये तो राजनीतिक हरास हुआ ही। हमें लगता है कि जो आम मतदातागण हैं वह भी, अगर तुलना की जाए 1950 का, 1955 का और आज के जो मतदाता हैं, 90 के बाद के दशक से में जो मतदाता हुए हैं या आगे जो आने वाले हैं, वो पहले वैसे लोगों को, वैसे जनप्रतिनिधियों को वो प्रतिनिधि बनाना चाहते थे, वैसे नेता को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते थे जो जनता के बीच में पैदल चल कर के काम करे या जैसे भी करे, वो जनता के बीच में रहने वाले लोगों को चुनने का काम करता था। वो देखता था कि ये बुद्धिजीवी है कि नहीं है। पहले के लोग जिस तरह के आदर्श होते थे, आज वो आदर्श नहीं है। आज मतदाता जो है अपने प्रतिनिधि चुनने के समय जो उम्मीदवार होते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा या निर्दलीय, तो उनमें वो ये चूज करने का प्रयास करता है, यह चुनना चाहता है कि इनके पास कितने धन हैं, ये कितने बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, हमारे जो वर्कर हैं यानी जो लोग वहाँ उनके साथ जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं, उनको प्रत्येक दिन कितने खर्च कर रहे हैं, मुर्गा भात खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। पहले के जो लोग होते थे, आम मतदाता होते थे, वो अच्छे उम्मीदवारों को अपने घरों से चंदा भी दिया करते थे। आज लोग नेताओं से ही चंदा लेने का काम कर रहे हैं। एक घटना है सर 2015 का, एक विधानसभा में मैं भी था और हमारे सामने ही चर्चा हुई। एक उम्मीदवार जो अभी नामांकन करने की तैयारी कर रहे थे और वो किसी खास गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में थे, वहाँ कुछ लोग बैठे थे उनके साथ। उनमें से एक व्यक्ति जो आम मतदाता था, उनके पास 5 वोट था। उन्होंने कहा कि हमको 1250 रुपया या 1050 रुपया आप हमको दे दीजिए, हम 5 वोट आपको दे दें। यानी कहने, हाँ 1250, यानी कि 250 रुपये वोट। अब 250 रुपये वोट की जो मांग रहे हैं, बेच रहे हैं अपना अधिकार, मताधिकार, उस क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिनिधि कैसे होंगे, यह तो सोचने की बात ही नहीं है। यह जो मूल्यों का जो ह्रास हुआ है पहले की अपेक्षा, कि पहले लोग दिया करते थे, चंदा दे करके लोग चुनाव अच्छे लोगों को जिता करके विधानसभा में या लोकसभा में भेजा करते थे, अच्छे लोगों को मुखिया बनाना पसंद करते थे। लेकिन आज अगर अपराधी है, उनके ऊपर 100 केस भी है, 1000 लोगों के साथ बलात्कार का भी केस है, लेकिन अगर वह पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, वैसे ही लोगों को वैसे ही उम्मीदवार को जनप्रतिनिधि बनाते हैं। इस आम मतदाता का जो विचार बदला है, इस पर आपका क्या कहना? हम पहले भी हम जब कोशिश कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये जो स्थितियां बन गई हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हम उससे 100% सहमत हैं कि अभी का जो सामाजिक राजनीतिक माहौल है वह यही है। लेकिन इससे असहमत हैं कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं संभव है। हम बदलाव आज भी संभव है। हम इससे असहमत हैं कि पूरा मतदाता या मतदाताओं की जो पूरी मानसिकता है वह यही हो गया है। ये 2 बात से हमारी असहमति है। बाकी इन जनरल, सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं, टीवी वाले जब जितने
24 घंटा आपके टीवियों पर, आपके सोशल मीडिया पर, आपके अखबारों में इसी बात की चर्चा होती है। और ये जो तथाकथित लोकतंत्र के जो ठेकेदार राजनीतिक संगठन हैं, कोई भी दल है, उसके यहाँ चले जाइए दफ्तरों में, यही चिंता होती है। इसी को अब इसको तो आप लोग जैसे जो लोग हैं मीडिया के लोग, अब चुनाव में वार रूम बनाता है अब, और कहने में, और हम सवाल भी नहीं करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान वार रूम क्या होता है भाई? कौन सा युद्ध है? हम रचनात्मक पहल शुरू करने जा रहे हैं। हम एक तरफ लोकतंत्र के उत्सव और त्यौहार की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ हम वार रूम की भी चर्चा करते हैं। आपको लग सकता है कि असहमति तो आप कह दिए, लेकिन अब तो आपका खुद बात परस्पर विरोधी आप बात बोल रहे हैं। एक तरफ आप हमारी बात को स्वीकार भी करते हैं और अपने को असहमत भी कह रहे हैं। असहमति के हम 2 उदाहरण आपको अभी बिहार में पैक्स का चुनाव हुआ है। हम अरवल जिला के करपी प्रखंड के नगमा एक पंचायत, हमारा गांव संजोग से वही है। वहाँ का जो अभी पैक्स अध्यक्ष जीता है, वह बहुत अब खुल करके हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए कि वह जाति से भूमिहार है। वह तीसरा चौथा बार चुनाव जीता है। उसके खिलाफ में जो 2 उम्मीदवार थे, उसी के गांव के 2 भूमिहार उम्मीदवार थे। आपको अब वो आपके सामने हुआ, हमारे सामने नहीं हुआ है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि जो जीता है वह जो 2 उम्मीदवार थे उनसे जब तुलनात्मक देखिएगा तो वह बहुत गरीब है संसाधन में, जबकि तीसरा चौथा बार वह अध्यक्ष हुआ है और तब भी गरीब है दूसरे जो उम्मीदवार थे। और वो लोग इतना हर तरह की कोशिश की है, पैसा बांटने का, जात पात फलना जो भी किया, और तभी यह जीत गया। ये कैसे जीत गया? भूमिहार इसको वोट भी नहीं दिया, और भूमिहार तो सब विरोधी है। उसमें दलित, पिछड़ी जातियों में एक तो गांव दबंग जो पिछड़ी जाति होती है, जो कोयरी कुर्मी यादव होते हैं, तो यादव के गांव, जब हम उससे पूछ रहे थे कि तुम कैसे जीत गए जी इसमें, वो लोग पैसा भी खर्च कर रहा है, जातीयता के भी जातीय नारे भी दे रहा है, तो कहा कि से कैसे तुम थोड़ा हमको बताओ तो हम समझने की कोशिश करते हैं, हमको बात नहीं समझ, चूँकि हमको भी तो उसी तरफ वही बात हम भी तब बोलने लगेंगे। तब वो कहता है कि एक यादव का जो जहाँ गांव है, वहाँ जब हम गए तो हमको वहाँ के नौजवान, हमको चुनाव के एक दिन पहले वह कहता है कि जब हम गए तो वहाँ का नौजवान, जैसे ही हम गांव में गए वहाँ पूरा नौजवान आ गया और कहा कि यहाँ अपने टाइम बर्बाद मत करिए, से आप विश्वास कीजिए हम लोग आपके साथ हैं। जो लोग पैसा देने आ रहे हैं, और पैसा कुछ लोग हमारे यहाँ का लिया भी है, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। वह बहुत कम मार्जिन से जीता। यह बात है, इससे हिम्मत टूटती है कि जो जात संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करते हैं, जो जनता के कामों को में लगातार लगे रहते हैं, माने जिनका जीवन सरोकार जनता से और मतदाताओं से होता है, रहता है, तब वह उसको अवसर कम मिलता है। हमको पहले हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से लोग इसी तरह से सवाल किया कि किसान के बीच में आप करते हैं काम, लेकिन किसान बहुत झूठ बोलता है, से आपको क्या कहना है? कहे कि से किसान झूठ बोलता है लेकिन झूठा नहीं है। आप जो उसको झूठा साबित करना चाहते हैं, वह किस स्थिति में वह रहता है? आपके उसके रोज रोज के जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिससे वह जूझते रहता है, बच्चों की पढ़ाई, बीमार का इलाज, और मसाला, कपड़ा लत्ता, दवा दारू के सवालों पर जिस तरह से वो जूझते रहता है, उसको कहीं से कोई कारणवश कभी दिख जाता है। गल्ला के भाव में किसी से कोई
पैसा लेने देने, ये सारे सवाल में वो झूठ बोल सकता है, झूठ बोलता है, लेकिन झूठा नहीं है। उसी तरह से मतदाताओं के बारे में फिर दूसरा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं इसी पैक्स के चुनाव में। अरवल जिला के ही कलेर प्रखंड, ये करपी प्रखंड के आपको नगवा पंचायत का कर रहे हैं हम। आपको अरवल जिले के कलेर प्रखंड के जयपुर, पहले जयपुर सवजपुरा एक पंचायत है जयपुर, हम उसके, वह भी चौथा बार हुआ है। वह तो ये भी निर्विरोध हुआ था पहले, लेकिन इस बार बहुत मार्जिन से 50 वोट से जीता। वह इस बार जो जीता है वो भी कम, वह भी निर्विरोध जीता है कई पहले। लेकिन इस बार जब हम उससे गए बात करने, हम कहे कि तुम्हारे जीत का 350 वोट से अधिक से जीता है, 400 से कम। और तो हम कहे कि तुमको तो इस बार तुम निर्विरोध जीतते थे जी, से इस बार तुमको वोट कम आया, ये क्या हो गया? कहा कि जी ना, इस बार तो हम आप जब कहते थे ना कि जात संप्रदाय कुछ नहीं है, अगर जनता से जन सरोकार आपका है, जीवंत संबंध है, तो ये चीज़ें खारिज जनता कर देती है। उसके जातीय नेता, सांप्रदायिक नेता जाते हैं, लेकिन वह बात भी करता है, सुनता भी है, कुछ ले भी लेता है, लेकिन अंत में वह जो उसके साथ रोज़ रोज़ जीवन में सहयोगी और सहकार ये करता है, उसी का वो साथ देता है से। लेकिन इस बार हमको हो गया कि ना जात पात है, संप्रदायवाद है, से इस बार इतना सा बैकवर्ड फॉरवर्ड किया कि से उसी में हमारा वोट जो है सो हमको लग रहा था। हम ये तो थे कि से हम जीत जाएंगे, और वो भी भूमिहार है, ये भी भूमिहार, जिसको भूमिहार ने कोई कोर कसर नहीं रखा हराने का, वह भी भूमिहार जो पहले इस पर बात नहीं करता था कि जात कुछ नहीं है, संप्रदाय कुछ नहीं है। हमको जब उससे पूछे तो पहला वो बात कहा कि न, इस बार आप कहते तो हैं, लेकिन लगता है कि से इसमें दम है, और हमको बहुत परेशान किया। सब जीत तो गए, हम अच्छी तरह से जीते, है ना, 450 वोट से जीता तो ठीक ही पैक्स अध्यक्ष जीता है। लेकिन वो कई जब कहा, हम कहे थोड़ा सा हमको बता दो तो कि तुम्हारे यहाँ पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, वो बताया। हम कहे कि उसमें भूमिहार मतदाता, टोटल मतदाता और भूमिहार मतदाता, वो तो सब एक हो गया भूमिहार के विरोध में, तब तुमको कैसे इतना से जीत गए जी? तो गैर भूमिहार लोगों का मत तुमको मिला कि नहीं मिला? जी हाँ मिल रहा है। हम वो काहे दे दिया, क्यों दिया, तुम पैसा दिए? जी ना, हम पैसा वैसा नहीं देते हैं, हम ये काम नहीं करते हैं। ये भी नहीं, इस पहले पंचायत वाला है, कोई नहीं कह सकता है कि किसी को पैसा दिया है। और वो लोग कितना ये किया, हाँ कहा कि हाँ ये बात तो, इस पर हम ध्यान नहीं हमको, क्योंकि वह जहाँ जिस गांव में जिस माहौल में वह रहता है, उसमें वही चर्चा केवल होती है। और उसको लगा कि से हम इसके साथ बाबू भैया बराबरी का संबंध सरोकार रखते थे, और वह भी हमको छोड़ दिया। वह उसकी जो एक भावना बनी थी, उसको वैज्ञानिक आधार पर वह विश्लेषण नहीं कर रहा था। हम जब उसको वोटों की संख्या के आधार पर जब पूछ रहे थे, तब वो फिर से कहा, जी ना, गैर जातीय वोट भी तो हमको मिला, तभी हम इतना से जीते, अन्यथा हम नहीं जीतते। हम कहे कि अब देख लो, आप तो केवल उनसे अभी तक उनके जो पैक्स में किसानों के खाद बीज और धान के बिक्री, ये इसी आधार पर आप समझौता रखते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीवन में और दूसरे भी मसले होते हैं, उसके शादी ब्याह कर कुटुंब मरनी जीनी, ये सब जो चीज़ें हैं, उसमें आप जाते हैं, प्रतिनिधि आपको बुलाता है, आप जाते हैं, आदर से करते हैं, लेकिन वह स्तर पर जो उसकी जो संवेदना होती है मनुष्य की, उस स्तर पर वह, इसका मतलब कि आप अभी पूरे जो आपके जो संबंध हैं वह उतना मजबूत नहीं हुआ है। और इसलिए दूसरा आया जातिवादी, बैकवर्ड फॉरवर्ड बात करने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला, वो प्रभावित कर दिया। इसका मतलब है कि यह आपको सोचना चाहिए कि सामाजिक तैयारी का जो काम है
मतदान के समय में। यह आपके ऊपर दायित्व, नया दायित्व ये करता है कि सामाजिक तैयारी के काम में हम में कहीं त्रुटि रह गई, कमजोरी रह गई, और उसमें जो चोर है वो आके सेंध लगा दिया। जो बैकवर्ड बात करता है, जो फॉरवर्ड बात करता है, जो संप्रदाय बात करता है, वह आकर के छेद लगा देता है। हम इन चीज़ों की चर्चा नहीं करके बहुत सरल और सहज, जैसे किसान झूठ बोलता है उसी तरह से मतदाता गड़बड़ होता है, यह एक साजिश के तहत यह बात की गई है। हमको एक और, तब फिर आप सवाल हमको दूसरा लेंगे कि आप इसको जब देखिएगा, सबसे मजबूत आदमी अभी भी इस राज्य का, बिहार का कम से कम, जिसका नाम हमको कहने में, जैसे हम उस समय जात पात की बात हम बहुत इस बार खुल करके कहे, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला व्यक्ति सामाजिक न्याय का कम से कम सवाल उस व्यक्ति पर उठता है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी डिवीजन का सुने हैं? जी जी। कर्पूरी डिवीजन को किस रूप में देखते हैं, जानते हैं? और यहाँ के बुद्धिजीवी कैसे उसको लेते हैं? ये ना बिहार के लेकिन के पढ़े उढ़े देगा कि अस्तर न शिक्षा का गिरा दिया है। ये सामान्य अवधारणा और समझ है। कर्पूरी जी से फिर वही सामाजिक तैयारी का काम नहीं हुआ कि शिक्षा में भाषा की कितनी अहम भूमिका होती है। अगर शिक्षा के शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को, अगर जो दलित, पिछड़े, जो गरीब लोग हैं, उनके सामने अगर भाषा के सवाल को हम नहीं डील करेंगे तो वो पिछड़ते चला जाएगा, और किसी भी जाति का धनी होगा वह आगे बढ़ जाएगा। तो जो बात वो एड्रेस किया वो बदनाम उसको कर दिया। कैसे? जैसे अभी मतदाता को कर देता है। फिर उसी व्यक्ति को वह जब हम जब देख रहे थे किसे उसी तरह से एक और, इनके बारे में तो बहुत, इन पर बहुत सारे सवाल हैं जातीय और हिंसा के, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। उसके बाद उनके बाद सबसे ताकतवर राजनीति में सामाजिक न्याय का ये व्यक्ति अभी भी लोग स्वीकार करते हैं। कर्पूरी के बाद लालू का, हाँ, स्वीकार करते हैं बिहार की राजनीति में। वह एक चरवाहा विद्यालय खोला था, उनके समय में हुआ था। उसके बारे में क्या प्रचारित करता है पढ़ा लिखा हुआ आदमी? सबको चरवाहा बना कर रखना चाहता है। यही है उसकी समझ। जो पढ़ा लिखा आदमी, उसको शर्म नहीं आती है कि उसको शिक्षा शास्त्र का क ख ग घ नहीं जानता है। अगर जानता है तो बेईमान है, बदमाश है, और जो पिछड़े हैं उसको नहीं आगे बढ़ने देना चाहता है। ये बहुत साफ है हमारे समझ से। लेकिन जैसे सामाजिक तैयारी का काम कर्पूरी जी ने नहीं किया, डर गए जब वो हमला करता है, जो स्यूडो और जो प्रॉक्सी राजनीति करने वालों का जो दबाव बढ़ा है, बाजारू राजनीति का जो दबाव बढ़ा, तो कर्पूरी जी डर गए और उसके खिलाफ आंदोलन, शिक्षाई आंदोलन विकसित करना चाहिए था। आज भी लालू जी जिंदा हैं, उनकी पार्टी आज भी मजबूत पार्टी है, लेकिन उनके एजेंडा में है क्या? हिम्मत है उनको कहने का? और जब वो हिम्मत नहीं किए सामाजिक तैयारी का, लोगों के जीवन के सवालों से, जिनके वो प्रतिनिधि हुए, बैकवर्डों का, दलितों का, अक़लियतों का, उनके जीवन के मौलिक सवाल को उठा करके और समाज की नई तैयारी की राजनीति नहीं शुरू किए, तो इनको कहा कि जंगल राज ले आया था। ये जंगल राज ले आया था, और जंगल राज उसको कहते हैं कि थाना में जाके गरीब भी बैठने लगा था और वह सवाल जवाब करने लगा था। हाँ, उसके और सारे कई दोष हुए, उनकी चर्चा भी बहुत तार्किक ढंग से करने की ज़रूरत है। जब हम यह नहीं करते हैं तो सब मिला करके आज तो अब, लेकिन यह स्थिति आई न है कि लालू जी जो भी कर लें, लेकिन सब यादव उनके साथ है और रहेगा। चूँकि अब इतना लोभी लालची व्यवस्था राजनीति काम ही हो गया है कि लोगों के अंदर झूठी आकांक्षाएं,
इच्छा जागृत करके उसको, उसके अंदर जो झूठा नहीं है उसको झूठा बना दो, जिसके अंदर लोभी लालची नहीं है उसको लोभी लालची बना दो। चूँकि बेचारा आदमी है, वह भी उसके अंदर भूख होती है एक बेहतर ज़िंदगी जीने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, मौसम के अनुसार, जाड़ा है तो जाड़ा का कपड़ा, गर्मी है तो गर्मी का कपड़ा। चूँकि केवल बड़े लोग को थोड़ी ये गर्मी लगती है और जाड़ा लगती है, गरीब को भी लगता है। और तो गरीब अगर जब महसूस करने लगता है, और उसके लिए उसकी लड़ाई लालू जी के राजनीति के एजेंडा में नहीं है, किसी के एजेंडा में नहीं है, केवल लालू जी क्या नहीं। और विकास में पूंजी निवेश, विशेष राज्य का दर्जा, ये सब गरम गरम नया नया मसाला राजनीति का जो आया है, इससे एक तरफ पूरी राजनीति अब बाजार के अधीन चला गया। और जब बाजार के अधीन चला गया, तब आप जब कह रहे हैं कि आदमी कहता है कि तू हमारा काम तो कुछ करोगे नहीं, तो अभी वोटवा आया है तो कुछ दे दो। हम इस रूप में कहे नहीं देखते हैं कि जब तुम काम हमारा नहीं करते हो तो तुम फिर मिलोगे भी नहीं यार। गंजा के चस्का दम लगा के घस का मगह में वो कहावत है कि अब ये तो तू एबे कर ले है जनप्रतिनिधि महोदय। तो जनप्रतिनिधि महोदय जब चुनाव लड़े आए हैं, और उससे बेचारा को इससे ज़्यादा उसकी ताकत भी नहीं है। क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं इसके आधार पर दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम वर्गीय, अम्बेडकरवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, लोहियावादी, ये कोई नहीं संगठित करता है लोगों को। और जब नहीं करता है तो वो असहाय महसूस करता है। तो असहाय महसूस करता है तो श्यामल जी चुनाव लड़े जाएंगे तो दीजिए ना वो वाला 500, अब तो आप 250 रुपया में अब नहीं कोई वोट मतदाता बतियाएगा, आपको वोट करेगा। आपको खाली मुर्गा पर भी नहीं आपके गाड़ी पर घूमेगा। वो बूझ गया कि तो मालो माल हो जाता है, इसका तो रिजल्ट में होते गड़िए बदल जाती है। आप एक आध बार हमको कहे थे, तो अब वो वेट नहीं करता है। वो जब काउंटिंगवा होता है ना, काउंटिंगवा होते होते रिजल्ट जैसे ही हो जाता है कि जीत गए, तब वहीं से उसकी गड़िया बदल जाती है। वो जब काउंटिंग में जिस गाड़ी से जाता है वह वहाँ से काउंटिंग से वो गड़िया पर नहीं लौटता है। तो यह जो राजनीति की जो बाजारू व्यवस्था हुई है, कहाँ से राजनीति चली थी। अब किसी भी जो प्रधानमंत्री है उसके जी में कुछ है, वह वही बात बोलता और करता है जो बाजार के पूंजीपतियों की जरूरत है, जो मुख्यमंत्री है। हम जब यह कह रहे हैं किसी भी कोई दल है, और इसके बाद जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, पुरोधा है, ये किसी के पास भी अब वह इसकी फुर्सत नहीं है कि इन बातों को, जनता के जो जीवन के बुनियादी सवाल हैं उसको राजनीतिक मुद्दा बनाए और उसको लेकर के फिर रोने लगेगा। ये भी सिखा दिया है कि जनता गड़बड़, कोई सहयोग नहीं करता है। तो हम तो दूगो जो उदाहरण दिए कि पैसों नहीं देता है, दोनों जीत गया। तो कहाँ से जीत गया, कैसे जीत जाता है, कौन सहयोग करता है। तो अभी भी यह विश्वास करना चाहिए कि अगर हम इन सब बातों को लेकर के उनके बीच में जाएंगे तब चीज़ें बदल जाएंगी। राजनीति की एक नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया उभर सकती है, चल सकती है आगे, और उससे फिर लोग जुड़ते चले जाएंगे। कारवां जब शुरू होगा तो लोग उससे जुड़ जाएंगे, और वही कारवां ये सब जो राजनीति में ह्रास के कारण है वह सब का खुलासा होगा, और ये लोग घर जाएंगे और फिर एक नया समाज बनाने का जो सपनों का भारत गांधी जी का था, वह उसके बारे में हम गांव से लेकर के और केंद्र तक सोचने समझने की बातचीत शुरू कर सकते हैं। सर, अभी आपने कहा कि मतदाता जो हैं वो सामाजिक संबंध के वजह से भी मतदान करते हैं। पहले लोग बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि खोजा करते थे कि भाई बुद्धिजीवी है, अच्छा प्रोफेसर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आम लोग प्रोफेसर साहब की तरफ चले जाते थे कि भाई प्रोफेसर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको वोट करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन
2010 5 या 10 की बात है, मगध के एक विधानसभा, वहाँ से 2 प्रमुख दल 2 अपराधियों को सिंबल देता है। 2 प्रमुख दल बिहार के दोनों तरफ से अपराधी को सिंबल मिलता है। एक व्यक्ति प्रोफेसर चुनाव लड़ने जाते हैं, नामांकन किए, चुनाव प्रचार में लग गए। जिस समाज के वो थे उसी समाज का एक अपराधी चुनाव ऑलरेडी लड़ रहा था, एक दूसरे समाज का लड़ रहा था, दोनों अपराधी। ये जिस समाज से थे उसी समाज के एक बड़े गांव में ये जाते हैं वोट के लिए कि हम भी हैं। प्रोफेसर साहब को जवाब मिलता है आम जो उनके जाति के लोग थे उनसे कि सर हम आपको वोट करेंगे, आप जीत जाएंगे, लेकिन जो दूसरा खेमा है हमारे जाति के खिलाफ, जो दूसरा खेमा चुनाव लड़ रहा है वो कल हमारे ऊपर हमला करेगा, तो आप तो कलम चलाने वाले हैं, आप हमारे लिए हथियार कैसे चलाइएगा। और जो हथियार चलाने वाला दूसरा मेरे ही जाति का है उसको अगर हम वोट करते हैं तो वो उसके खिलाफ आकर के लड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई आप हमको मत दो या नहीं दो, लेकिन मैं तो हथियार लेकर के नहीं आऊँगा। तो सुरक्षा के ख्याल से तो नहीं कह सकते कि सुरक्षा वह अपराधी बेहतर कर सकता। अगर अपराधी ही सुरक्षा किसी समाज का कर सकता तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आम मतदाताओं की जो सोच है कि वो प्रोफेसर साहब का तुलना एक अपराधी तत्व से करता है जिसके अपराधी होने के वजह से या जातिवाद होने के वजह से उस क्षेत्र में कई नरसंहार हुए, कई माँ की गोद सूने हो गई, कितने की मांगें उजड़ गई। उसके बाद भी कह रहा है कि प्रोफेसर साहब आप नहीं, इसी आदमी को हम वोटिंग करेंगे। इस राजनीतिक हरास को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छी बात आप कहे और उदाहरण और जो दृष्टांत आप दिए। लेकिन इसके जो हम जब आप का बोल रहे थे, हम उसको सुन रहे थे, हमको लगा कि इसके देखने और बात करने के जो ट्रैक है, जो मार्ग है, रास्ता है, उसको बदलने की ज़रूरत है। पहला बदलाव यह है कि इसको सबक के रूप में लेना चाहिए, और यह सबक अपने से नहीं होगा। हम पहले ये वक्तव्य में अपना हम बताया कि सामाजिक तैयारी को हम केंद्र में, चाहे वह कर्पूरी जी से चूक हुई हो, लालू जी से चूक हुई हो, उसके कारण उनके हो सकते हैं। अगर वो हैं तो वो चीज़ें हो रही हैं आज। अगर उनके अंदर तैयारी वो नहीं है सामाजिक तैयारी के लिए, वो नहीं उनकी राजनीति तैयार है, तो हो गया, हो रहा है। उसी तरह से सबक लेना, अगर सबक ही नहीं, सबक की बात अगर कोई नहीं वहाँ उस क्षेत्र में करेगा तो सीखेगा कैसे? तो सीख की प्रक्रिया शुरू होना, ये सबक का दृष्टांत इस तरह से चीज़ों को संकलित करना कि रोज़ रोज़ हो रहा होगा। एक तो आप एक ही उदाहरण दिए, हर क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र के अंदर मुखिया के स्तर पर, पैक्स अध्यक्ष के स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे इस तरह के दृष्टांत होंगे जिससे सबक लेना और सबक से सीख लेना। और इसकी बात अपने केवल नहीं करना, लोगों के साथ जहाँ चुनावी बात होती है वहाँ करना। हम वह इसकी बात हम भी एक आपको उदाहरण बताते हैं कि बिहार में और पूरे देश में अगर कोई बहुत कड़ा IAS अफसर का नाम आता है, 2-4, पूरे देश में अगर बिहार का तो पहला एकमात्र आदमी है जो वह अंतिम आदमी है, जिसका नाम है KB सक्सेना। कोई मुख्यमंत्री उसको फ़ोन नहीं करता था, कोई नहीं। हमसे उनको अच्छा सरोकार था, हम जाते थे, बैठते थे, बहुत देर गप करते थे। हम बैठे हुए थे, हम लोग, हम ही और वो थे। एक यहाँ का और जो चीफ सेक्रेटरी होकर के रिटायर किया है, वह उस समय जब हम बैठे हुए थे, जिस समय की घटना है, उस समय वह पटना DDC था। वह व्यक्ति अभी चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किया है।
वह भी क्रांतिकारी जेन्युइट था। तो माने वह क्रांतिकारी आदमी वह आता है उनके यहाँ, उनके कमरे में, सर्किट हाउस में, वो बड़े बंगला में नहीं रहते थे, के.बी. सक्सेना एक कमरा में रहते थे हमेशा। तो हम दोनों बैठे, वो आया डीडीसी पटना। वह जब आया तब वह जो बात कह रहा था, तब हमको मालूम हुआ, पता चला कि आईएएस लोगों का जो यूनियन है उसके कोषाध्यक्ष हैं, उस समय कोषाध्यक्ष थे। वो आए और वह एक घटना का जिक्र करते हैं। वह घटना यह है कि उस समय जो स्वास्थ्य आयुक्त कहा जाता था, अभी तो इस सब का तो यही काम है, रोज़ रोज़ खाली स्थान का नाम बदलो, पद का नाम बदलो, ये काम है इसका, विभाग का नाम बदलो, नया विभाग, यही जनता का काम है। अब भाड़ में जाइए जनता, हम काम ना कर रहे हैं, हम काम कर दिए। तो वह, लेकिन उस समय वह स्वास्थ्य आयुक्त थे ना, वह डीडीसी पटना थे। एक बहुत ही ईमानदार उस समय स्वास्थ्य आयुक्त थे। उनको बेचारे को एक क्रांतिकारी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा एक सांसद थे, वो चैम्बर में जाकर उनको बेइज्जत किए थे। ये चूँकि जो यह नौजवान जो आईएएस था, वो जो कोषाध्यक्ष था, उसको यह जैसे सूचना मिलती है कि हमारे संगठन के और भले एक जो सदस्य हैं जो ईमानदार कामकाजी, उसका इतिहास है, पृष्ठभूमि है बिहार में, कुछ आईएएसों का तो है जो कुछ नौकरशाही में रहते हुए भी वो अच्छा काम करते हैं। जैसे के.बी. सक्सेना का हम बात कर रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री का औकात नहीं था कि वह पैरवी करता। तो हम यह कह रहे हैं कि जब वह कह रहे थे कि सर आज यह घटना घट गई है, इस पर वह सलाह के लिए आया था, वह सूचना दे रहा था, चूँकि सीनियर और सबसे कर्मठ एक आईएएस अधिकारी थे। हम मुस्कुरा रहे थे। वह देख रहा था हमसे आदमी जो आए थे, उनको के.बी. सक्सेना को कहने कि इस तरह से आज घटना घट गई है सचिवालय में। हमारे एक सीनियर जो कलीग हैं, उनको एक सांसद अभद्र उनके साथ व्यवहार किया है। हम थोड़ा हल्के से मुस्कुरा रहे थे। वह आदमी वह हमको कहता है कि हम जब सर से बात कर रहे हैं तो आप हंसते हैं। तो हम कहे कि ना ऐसे ही जैसे ऐसे ही कुछ। तो वो फिर बात शुरू करते हैं, उस घटना का जिक्र कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन हुआ है, वो करते हैं। हम फिर मुस्कुरा रहने लगे। फिर वो बात बंद करके और वो फिर हमसे कहता है आप फिर हंस रहे हैं, से आप हंस रहे हैं। हम जब सर को अपनी व्यथा और पीड़ा कह रहे हैं, आईएएस कह रहे हैं, आईएएस के बीच डिप्टी कलेक्टर नहीं, डिप्टी कलेक्टर मत सोचिए, अपर मोटी तरमोटी, जो शेर है इस देश का, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। तो हमारे जिनको हम मानते हैं, के.बी. सक्सेना हमको कहे क्या अक्षय जी क्यों कह रहा है, आपको बार बार कह रहा है कि आप हंस रहे हैं। हम कहे कि जी हाँ हंस तो रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, हम हंस रहे हैं। तब काहे हंस रहे हैं, जब अपना दुखड़ा सुना रहा है कि एक सांसद सर अभद्र व्यवहार चैम्बर में कर दिया, अब कैसे हम लोग काम करेंगे, कौन दिन आ गया। जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब का, तब प्रोफेसर साहब तो दरोगो जी से छोटा आदमी है। हम कह रहे हैं आईएएस के सीनियर व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूँ। हम कहे कि से अभी जो है पढ़े लिखे और अच्छे लोग स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद तक का आप देखिएगा कि राजनीति में कैसे लोग आते थे, कौन राजनीति करता था। और राजनीति में 80 के बाद जो हम लोग करने लगे, राजनीति के अपराधीकरण, अपराधी के राजनीतिकरण, धन का राजनीतिकरण, राजनीति का पूंजीकरण, ये सब हम जार्गन खूब बोलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही थी, हम उनको कहे कि आप पढ़ लिख करके खूब ईमानदार हैं तो नौकरी कीजिएगा, तो बच जाएगा कौन। तो डिप्टी कलेक्टर को तो हम लोग ठीक कर दिए ब्लॉक में, अब बीडीओ और अंचल अधिकारी नहीं बोलता हमारे मुखिया से, और जो लोकल लीडर है उनको हम लोग दुरुस्त कर देते हैं। अब बच गया था सचिवालय में, सचिवालय के जो आप लोग अधिकारी हैं,
मैं तो इनके साथ रहता हूँ और सुनते रहता हूँ, प्रायः सेक्रेटरी बोलता है कि मिनिस्टर को तो कुछ हिंदी भी नहीं लिख पाता है, अंग्रेजी क्या पढ़ेगा, मूर्ख है। ये सुनते सुनते कान पक गया है हम लोगों को। तो जैसे अंचल अधिकारी का वो इलाज किए ना हैं, अब वैसे ही लगता है कि अब पटना में के जो लोग हैं उनका भी इलाज करना पड़ेगा। तो जब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, उनका राजनीति में आने की जो प्रक्रियाएं बंद हो गई और वो लोग खुशहाल भोगवादी जीवन जीने की ओर आकांक्षा पैदा हो गई। एसी में रहना, एसी गाड़ी में घूमना, खूब बड़े बड़े बंगले, बड़े ये हो गया। तब बच जो गया राजनीति में, असल तो राजनीति ही है तय करती है आपकी पोस्टिंग, आप कहाँ रहिएगा आप नहीं तय कीजिएगा। चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, राजनीति वाला तय करता है। कौन सेक्रेटरी किस विभाग में रहेगा, वो राजनीति वाला। वो है चपंडुक, उसको कहते हैं कि मूर्ख है, मूर्खवे राजा है। तब यह जो चिंता वो प्रोफेसर साहब किए, आज कर रहे हैं, उसके पहले किए थे। तो प्रोफेसर साहब प्रोफेसरी को बेंच करके कि हम बढ़िया आदमी हैं, इसीलिए हम वो उनसे बड़ी घटना की जिक्र किए कि यह जो ठगबनी जी के राजनीति में जो झांसा देने का काम कई कई रूपों में आता है, इसका जो चक्रव्यूह है ना व्यवस्था का और पूंजी का, पैसे का, वह छद्म बुद्धिजीवी भी पैदा किया है। वो छद्म बुद्धिजीवी प्रोफेसर साहब थे। शिक्षा पर हो गया, वो कहाँ है अभी, शिक्षा लुटा गया। प्रोफेसर साहब कौन सी के प्रोफेसर बनेगा ये है पता, इस पर बोलते हैं कभी, फिर मिले हैं आपको, हम तो नाम लेकर के बता रहे हैं कि वह नौकरी करने वाला ये प्रोफेसर जिनको राजनीतिक अधिकारों है ये काम कर सकते थे, लेकिन वह आईएएस जो है वह ज़्यादा बंधा हुआ है प्रशासकीय जो संकल्प है, नियम कायदे कानून से, लेकिन तब भी वह करता था, उसकी वह चिंता व्यक्त कर रहा था। हमको आज तक कोई प्रोफेसर का संगठन इस तरह से तो नहीं मिला है। आप प्रोफेसर व्यक्तिगत तौर पर कहाँ मिलेगा। तो मूल काम है कि आपकी जो संवेदना है मनुष्य के प्रति, उसके मानव समाज के प्रति आप कितने सचेत हैं। और केवल संवेदी तब होने से काम नहीं चलेगा, और चेतना से दोनों को जोड़ करके और मनुष्य को मनुष्य समझ करके रचनात्मक, हम क्रांति नहीं कर रहे हैं। जब यह कह रहे हैं तब चूंकि ये भी शुरू हो जा सकता है कि अर्बन नक्सली है ये काज है ना। हमारे जितनी लेखनी है वह सारी लेखनी कि हर व्यक्ति के अंदर रचनात्मक क्षमता है, व्यक्ति निर्माण करता है, और उसका जो प्रतिनिधि होगा उसके पास योजना होनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है। आप मान लीजिए कि चुनाव कुछ देर के लिए कहीं चुनाव विधानसभा में लड़ते हों, लोकसभा में लड़े हैं, ठीक है, आगे लड़ेंगे, ठीक है। आपके पास अगर सोचते हैं तो पहले आपके पास योजना होनी चाहिए अपने क्षेत्र की, हमको लगता है। और वह योजना अदानी अंबानी बिरला रिपोर्ट जो शिक्षा पर एगो आया था, आज नहीं 90 के दशक में बिरला अंबानी रिपोर्ट एक आया था, नाम सुने हैं कि नहीं, और उसी का रिपोर्ट वह अभी शिक्षा में हो रहा है। तो वह शिक्षा अंबानी अदानी के लिए ना होगा, उसकी जो नीतियां बनेंगी उसका कार्यक्रम, तो आप भी पूंजी निवेश वाला विशेष राज्य के दर्जा वाला कीजिएगा। तो आप जानिए, हमसे अगर पूछते हैं कि अगर अपने क्षेत्र में कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना में आप पैक्स को, अब यही पैक्स रहेगा जब आप विधायक हो जाइएगा कि उसके सवाल उठाइएगा, यही मुखिया जी का मुखियागिरी रहेगा। पंचायत परिषद हो, पंचायत समितियां हो, तो उसके स्वरूप यही होंगे कि आप उसकी चिंता कीजिएगा। वहाँ जो विकास योजनाएं हैं कलेक्टर साहब जो कह दिए उसी को चलाइएगा। फिर आपको एक बात कह देते हैं कि जहानाबाद में नेगी साहब करके एक बेचारा कलेक्टर थे, यही के भी सक्सेना गए हुए थे, और वो एक हम लोग की मीटिंग थी उसमें गए थे। वह कुछ कारणों से वह उनको रात में वहाँ रहना था। वहाँ का कलेक्टर और एसपी हमको कहा कि रात में इनको मत रखिए। उस समय चूँकि अशांत क्षेत्र था, किसी कुछ हो गया ना
तो हम लोग बदनाम, नौकरी चल जाएगी और जेलों चल जाएंगे, से इनको लौट जाने दीजिए पटना से, आप रात का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। हमको बहुत सब घेरा, हमको जब देख रहे थे केबी सक्सेना तो कनखी से देख करके हंस भी रहे थे। बाद में हमको कहे कि आज परे तुम फेरा में अफसर के, किसे कैसा कैसा जाल होता है, से मीटिंगें नहीं करने देगा। तो फिर वो कलेक्टर को कहते हैं कि सुनो, से दोपहर तक की मीटिंग ख़त्म हो गई थी जहानाबाद कलेक्टर के जो मीटिंग हॉल है उसमें। कहे कि सब तुम कोई ब्लॉक में नज़दीक में प्रोग्राम बनाओ तो से कहीं वहाँ चलेंगे। तो काको सटे हुए ब्लॉक है, वहाँ पहले बीडीसी की मीटिंग, मुखिया सब की मीटिंग होती थी। तो संजोग से उस दिन उस ब्लॉक में उसकी मीटिंग थी। तो कलेक्टर को अच्छा लगा कि सर आए हुए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो हम लेकर के चले जाएंगे मुखिया के सब लोगों की मीटिंग में बीडीसी में। वह जब वहाँ गए तो वहाँ हम वो नहीं हमको बताया, एक मनियावा गांव है, उसके मुखिया हमारे मित्र थे। वो मुखिया जी से हम जब बाद में पूछे कि मुखिया जी से ये सब जो गया, ये सब अधिकारी वो क्या हुआ, कैसे हुआ? कहा कि से अरे भाई से उस समय IRDP RLEGP IRDP नाम से ग्रामीण, आज नहीं तरह तरह का चल रहा है, तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वह प्रोग्राम था। IRDP RLEGP से केबी सक्सेना पूछ रहे थे कि से मुखिया सबसे पूछे कि आप लोग ये सब प्रोग्राम जानते हैं? हाँ सर, जानबे करते हैं, तब लागू है तो खूब सर काम करते हैं, जो BDO साहब कहते ना हैं सर वही ना करते हैं। तो मैंने सब मुखिया से पहले कहवा लिया केबी सक्सेना। इसके बाद BDO से कहा कि से बोलो जी, से RLEGP IRDP तुम कैसे तुम्हारे यहाँ लागू हो रहा है? सर बहुत अच्छा से लागू हो रहा है सर। सर जो कलेक्टर साहब कहते हैं ना का जो आदेश आता है उसको हम लागू कर देते हैं। सुन लिए? फिर कलेक्टर से वो पूछते हैं, चूँकि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, कलेक्टर से पूछे कि से बोलो जी, मुखिया जी कह दिए, BDO कह दिया, अब तुम बोलो तो कैसे IRDP RLEGP चलता है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर, से मुखिया जी लोग योजना बनाते हैं, से हम कुछ नहीं कहते हैं सर, से हम खाली जो आपका आता ना है आदेश पत्र जो आता है कि यह स्कीम बना है और यह स्कीम कैसे बनेगा इसका और कैसे चलेगा, से हम केवल वो चिट्ठी बना के भेज देते हैं BDO को और डायरेक्शन देते हैं कि चिट्ठी के अनुसार काम कीजिए। हम यह कह रहे हैं कि अगर आप कोई चुनाव कहीं से लड़ते हैं या हम लड़ें, तो यह मौलिक अब काम है कि उस क्षेत्र में कि आप रचनाकार बनिए, आप उस क्षेत्र के कम से कम पहली पीड़ा तो हो जाए, प्रसव पीड़ा तो बाद में होगी, पहले बच्चा रखने का, जैसे जो हमारी माताएं महिलाएं जब गर्भ धारण करती है तो योजना रूपी जो समझ सोच है उसको का गर्भधारण कीजिए कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के हम क्या करेंगे? ऐसी स्कूल चलेगा? अगर ऐसे नहीं चलेगा तो उसमें क्या क्या सुधार, जिसमें हमको पैसा तुरंत नहीं चाहिए और हड़बड़ में मत रहिए, क्योंकि दीर्घकालिक आप लोगों को बताइए कि हमारे पास 2 कार्यक्रम है, एक तत्काल हम सुधार करेंगे और दूसरा इसमें जब आप सहयोग कीजिएगा तब हम आगे चलते चलते ये सब भी सुधार देंगे। स्कूलों की स्थिति, स्वास्थ्य उपकेंद्र और अस्पतालों की स्थिति, पंचायतों के कार्यक्रम, पैक्स के कार्यक्रम, ये सब तो बहुत वाइब्रेंट और दिखता है, और तब ना यही योजना होगी और आप योजनाकार होइएगा। और आपकी योजना में जो आम जिसको आप बेईमान और झूठा कह करके, ये कितना षड्यंत्रकारी और साजिश के हम भी शिकार हैं और हम लोग उसको सहयोग करते हैं कि उसको कह रहे हैं कि वो बेईमान है, उसको हम कभी कोई काम में नहीं लगाते हैं, हमारे पास उसको काम में लगाने की कोई योजना नहीं और बात करते हैं, और वही बेईमानवा उसको बेईमान बना रहा है, झूठा है, लबड़ा है, संसद के अंदर संसद के बाहर खाली झूठे बोलता है। यह राजनीति हरास का यह समय आ गया है। वैसी स्थिति में आप जो प्रोफेसर साहब को कह रहे थे, यह जो मूल्य और मान्यताएं स्थापित हो गई है,
इसके खिलाफ भी वैचारिक संघर्ष करने की ज़रूरत है कि वह झूठ बोलता है, वह यथार्थ पर आधारित नहीं है, वह खंडित चीज़ों को परोसता है। हमको चीज़ों को ज़मीन पर जा कर के ज़मीनी जो सच्चाई है उसके आधार पर एक बार फिर से चीज़ों को देखना, समझना, सोचना और बातचीत का मुद्दा बनाना समय। अपने सामाजिक रचना की बात कर रहे थे। सामाजिक रचना करने के लिए लोगों के पास खास करके बड़े राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं या सत्ता के इर्द गिर्द विपक्ष में बोलते हैं, उनके जो उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों की कोई गारंटी नहीं होती है कि उम्मीदवार मैं ही हूँगा। मैं 5 साल रचनात्मक कार्य किया और जब चुनाव की बारी आती है तो या तो पैसे दे करके, हमसे ज़्यादा पैसे दे करके लोग सिंबल ले करके वहाँ चले जाते हैं दूसरे लोग, या जो आज गठबंधन की दौर हो गई है 80 के बाद, या यूँ कहिए कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ, उस दौर में जो गठबंधन बनती है, उस गठबंधन में जिस सीट पर हमने 4.5 साल, 4.25 साल तक सामाजिक रचनात्मक कार्य किया, वह सीट हमारे गठबंधन के जो साथी हैं उनके पास चले जाते हैं। और हमारा जो ये कार्य है, अगर मैं निर्दल चुनाव लड़ने आता हूँ, कोई जो भी व्यक्ति, तो वो रचनात्मक कार्य का वैल्यू जिस दल के नाम पर मैंने 4.25 साल भाग दौड़ किया उस लोग को मिल जाता है। और जो आम लोग हैं वो ठगे महसूस करते हैं, या जो सामाजिक रचनात्मक कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। इसके वजह से भी रचनात्मक कार्य नहीं हो पाता है। आज हम राजनीतिक हरास के कुछ और पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे इस कड़ी को क्रमबद्ध जारी रखेंगे। अगले कड़ी में राजनीति मूल्यों के ह्रास में धन का जो अहम भूमिका रहा, या पहले विधानसभा चुनाव अगर किसी राज्य में होता था तो उस पार्टी की अगर केंद्र में सरकार होती थी तो वो प्रधानमंत्री या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश मुख्यालय में आकर के किसी एक बड़े स्थान पर संबोधन कर जाते थे। लेकिन आज जो स्थिति है वो गली गली में, हर एक विधानसभा के गली नुक्कड़ पर भारत के बड़े राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता मिल जाएंगे भाषण देते हुए, नुक्कड़ सभा के तौर पर। आजकल प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी नुक्कड़ सभाएं करना शुरू कर दिया है। इस तरह की लोकतंत्र का जो महापर्व हो गया है चुनाव का, उसमें स्थिति ये हो गई है। इस तरह के कई बिंदु हैं, कई पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। सर, आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबको भी हमारी ओर से, साथियों की ओर से धन्यवाद। सत्य अमला के दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, उसको देखें, उसमें जो कमी हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें और हमारे टीम के अन्य लोगों को भी हौसला बढ़े और अपने में सुधार करने का मौका मिले, सुधार कर सकें। आप हमारे वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप हमारे चैनल पर जो अपना समय देते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।